क्लास में हम क्या सीखेंगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। बंद कर दो इसको। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कुछ क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जिससे कि एक हाफ लाइफ वाला आता है, अर्धायु वाला क्वेश्चन आता है। कुछ अल्फा बीटा गामा जब रेडिएशन निकलते हैं किसी परमाणु से तब उसमें क्या चेंज आता है, वो आता है क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से समझेंगे इस सवाल को। सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, जैसे कि मान लो एक कोई सब्सटेंस X है, यहाँ पर 90 लिखा है, यहाँ 235 लिखा है। वैसे यूरेनियम का होता है, यूरेनियम ही लिख लो। ये एक यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। कौन सा? यूरेनियम। इससे अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता रहता है। किरणें, ठीक है। अल्फा बीटा तो कण है और गामा किरणें होती हैं। तो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होता रहता है। अब उत्सर्जन होने के बाद क्या होता है, वो क्वेश्चन आपके में आएगा, वो उसको समझो ध्यान से। अगर इससे एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, अगर उत्सर्जन मतलब निकलना, अगर इससे एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो इसका परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाएगा और परमाणु भार 4 कम हो जाएगा। ठीक है, निकालते हैं। एक अल्फा कण निकला तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा 231। समझ पाए आप? 38 कर लो, 35 वाला भी होता है, 38 वाला भी होता है। आपके बुक में 38 वाला होगा। तो अगर 38 है तो ये हो जाएगा 34। समझ पा रहे हो? कुल मिला के अल्फा से क्या होता है, अल्फा 2 4 होता है। नीचे 2 होता है, ऊपर 4 होता है। जब ये निकलेगा तो नीचे 2 की कमी करेगा, ऊपर 4 की कमी करेगा। समझ गए मेरी बात को? अगर बीटा निकलेगा तो, अगर इससे बीटा निकला तो नीचे वाले में 1 बढ़ा देगा, ये 89 कर देगा, ऊपर तो सेम रहेगा, 234 ही रहेगा। क्योंकि बीटा में एक्चुअली क्या होता है, नीचे -1 होता है, ऊपर 0, ऐसे मान लो। इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली ये। तो जब बीटा निकलेगा तो क्या होगा, नीचे वाला 1 बढ़ जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा। अगर इससे एक गामा तो क्या कण ही नहीं होता, रेज होती हैं। अगर गामा निकलेंगी तो कोई चेंज नहीं होगा, 89 234 यही रहेगा जो था। क्या आप इस कंसेप्ट को समझ पाए? आसान था बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन करा दूं इस पे, छोटे छोटे, देखो ध्यान से। तो बच्चों इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, लैंग्वेज में लिख रखा है, मैंने लिख दिया शॉर्ट में। उसमें लिखा है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 83 और परमाणु भार 209 है। इस तत्व से 2 अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। कितने का? 2 अल्फा कण का। तो नए तत्व के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होंगे, बताओ? 2 अल्फा कण निकले हैं, हाँ? तो एक अल्फा कण में ये 2 कम होता है, 2 में 4 कम हो जाएगा, 79। एक अल्फा कण में 4 कम होता है, 2 निकलेंगे तो 8 कम हो जाएगा, हो गया 79 201। हाँ क्या मैं कह रहा हूँ, एक अल्फा कण में ये 2 कम होता है, ये 4 कम होता है। 2 होंगे तो ये 4 कम होगा, ये 8 कम होगा। तो वही लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, वो कह रहा है इससे ये बना, कितने अल्फा कितने बीटा निकले होंगे तब ये बना होगा। वैसे तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बिना ऑप्शन के करना हो तो भी मुश्किल नहीं है, आसान है। कैसे करोगे बताओ जल्दी फटाफट। कैसे करोगे? बहुत ध्यान से समझो इस सवाल को। सचिन कुमार इधर देखो, वहां क्या देख रहे हो? तो बहुत ध्यान से समझना, जब अल्फा निकलता है तो ऊपर वाला चेंज होता है, बीटा निकलने में थोड़े ना चेंज होता ऊपर वाला। बीटा निकलने में ऊपर वाला चेंज, तो ऊपर जो भी चेंज आया वो अल्फा की वजह से आया होगा। ऊपर जो भी चेंज आया है अल्फा की वजह से आया होगा। 238 से 222 कितना कम हो गया, ये 238 से 222 6 और 1 16 कम हुआ है। इसका मतलब कितने अल्फा कण निकले हैं? 4 अल्फा कण निकले। साफ साफ पता चल रहा है कि वो 16 कम हुआ है। 1 के निकलने में ऊपर वाला 4 कम होता है, तो 16 अगर कम हुआ है तो 4 निकले होंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अगर 4 अल्फा कण निकलते तो 90 से कितना हो जाता, 2 कम होता है, ये वाला तो 8 कम हो जाता, 88 होता, सॉरी 82 होता भाई। अगर सिर्फ 4 अल्फा निकले होते तो 90 से कितना होता, ये 82 हो जाता। तो 1 पे 2 कम होता है ना, तो 4 पे 8 कम होता, 82। लेकिन ये 83 है। इसका क्या मतलब है,
एक बढ़ गया, ये एक बढ़ने का मतलब एक बीटा भी निकला है, एक बीटा भी निकला, तभी तो एक बढ़ गया, ये 82 से 83 हो गया। समझ पाए कि नहीं? माइनस बनी, बीटा निकलने में एक बढ़ता है नीचे वाला। हाँ, ये आप ऐसे समझो। अरे यार, एक्चुअली ये होता है कि इसको इसको मत लिखो, आप कंफ्यूज हो गए। एल्फा निकलने में 2 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव ऐसे लिख लो, और बीट नहीं नेगेटिव, 2 कम 4 कम, और बीटा निकलने पे एक ज़्यादा, इसमें कोई चेंज नहीं। हाँ, जब बीटा निकलेगा तो नीचे वाला एक ज़्यादा होता है, ठीक है, और एल्फा निकलने पे नीचे वाला 2 कम ऊपर वाला 4 कम, ये चीज़ लिख लो आप, और गामा पे कोई चेंज नहीं आता। तो ये 82 से 83 हुआ, इसका मतलब एक बीटा निकला है, और 4 अल्फा तो हम समझ ही गए थे पहले ही। क्या बात समझ में आई आपको? आसान है। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर का क्वेश्चन है बुक में। ये बोल रहा है कि एक बीटा कण निकला और ये नाइट्रोजन में परिवर्तित हो गया। किसमें? नाइट्रोजन में। ये 7 होता है, ये 14 होता है, पता होगा आपको। इसका मतलब ये पहले क्या रहा होगा यहाँ पर? यहाँ क्या रहा होगा? अरे यहाँ क्या लिखा, लिख दूं 6, और यहाँ 14 ही रहेगा। बीटा कण निकलने में एक बढ़ता है, ये 6 से 7 हुआ होगा, ठीक है। इसमें वो परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन की। किसकी? न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो क्या होता है, ये नीचे जो लिखा होता है ये प्रोटॉन होते हैं, और ये ऊपर जो होते हैं वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। 6 क्या है? प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉन, और 14 क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो अगर 6 ये हैं, प्रोटॉन 6 हैं, और ये टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8। भाई प्रोटॉन तो नीचे से पता चल गए 6 हैं, मैं 6 में क्या जोड़ूंगा 14 हो जाए? 8। तो न्यूट्रॉन हो गए 6, प्रोटॉन हो गए, सॉरी न्यूट्रॉन हो गए 8, तो 6। तो आंसर न्यूट्रॉन बराबर 8। न्यूट्रॉन ही पूछे उसने। समझ में आ गया? है क्या? 6 + 8, क्योंकि नीचे से 6 तो पता चल ही चुका है। ये 14 क्या होता है, ध्यान से समझ लो, ये मैं पहले बता चुका हूँ, एक और बार देख लो। जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया 30 और यहाँ लिख दिया 65, तो इसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन? ये तो प्रोटॉन हो गए, ये क्या हो गए? प्रोटॉन। 30 हो गए। तो 35, इसको लिखो 30 + 35। नीचे 30 है तो ऊपर भी 30 प्लस लिखो। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन नीचे हैं तो ऊपर भी, तो इसमें भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना। तो प्रोटॉन तो 30 है, नीचे से ही पता चल रहा है, और ये न्यूट्रॉन हो गए। समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप? हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन समझ में आया निकालना? आगे बढ़ो। एक बच्चों क्वेश्चन जो आता है, जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों के बारे में पढ़ रहे थे। अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही थी, तो क्या चेंज आ रहा था वो देख रहे थे। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थ लिखे हैं मैंने यहाँ पर। इन सब का यूज़ होता है किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब मेडिकल में। मेडिकल मतलब मेडिकल के फील्ड में। सबसे पहले आता है कोबाल्ट 60, सबसे ज़्यादा यूज़फुल है ये। क्या होता है कोबाल्ट 60? इसका यूज़ होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। किसमें? कैंसर। जब किसी को कैंसर हो जाता है ना, जब उसको सही किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 यूज़ होता है वहाँ पर। ये CO कोबाल्ट, C4 कोबाल्ट 60, मतलब इसका क्रमांक 60 है, परमाणु क्रमांक। सामने क्या लिखूं यार? ऐसे ही लिखा आएगा, कोबाल्ट है ये, कोबाल्ट 60, ये है 60, इसका परमाणु क्रमांक 60 है। तो परमाणु क्रमांक, परमाणु भार है। तो कोबाल्ट 60 किस में होता है? कैंसर के उपचार में। कैंसर उपचार कैसे लिखेंगे? हाँ, उपचार। अच्छा पूरा ये तो आधा कुछ नहीं है। कैंसर उपचार में यूज़ होता है, याद रहेगा ये, ठीक है। आयोडीन 131, ये किस में यूज़ होता है? इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका आता है कार्बन 14। मैंने बताया था ना, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से? 12, 13, 14। ये खोलना इसको, ठीक है। कोबाल्ट 14 किस में यूज होता है? ये मेटाबॉलिज्म समझते हो आप?
मेटाबॉलिज्म मतलब आपने ये बायो में शब्द पढ़ा होगा, जैसे जब खाना पचता है तो खाना पच के हमें एनर्जी देता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाँ, मेटाबॉलिज्म। जो खाना का पचना कह सकते हो उसमें होता है ये यूज़। या फिर इसमें ऐसे लिख लो सीधे सीधे, मेटाबॉलिज्म छोड़ो, एक तो डायबिटीज लिख लो, और एक एनीमिया। डायबिटीज नहीं समझते? और एक एनीमिया। एनीमिया समझते हो? रक्त की कमी। जब रक्त की कमी आई तो उसको एनीमिया कहा जाता है। तो अगर डायबिटीज किसी को हो रखा है और एनीमिया हो रखा है तो उसका उपचार कार्बन 14 से किया जा सकता है। समझ पा रहे हो? हाँ, बायो नहीं पढ़ा रहा, इंपॉर्टेंट है, लेकिन केमिस्ट्री का ही टॉपिक है ये, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना सारे, ये सारे रेडियो एक्टिव है और चिकित्सा में यूज होते हैं। चिकित्सा आ गया तो बायो का आ गया कंसेप्ट कहीं ना कहीं। अब आगे आ गया आपका, हाँ, आई। इसके बाद आई देखो, आई 131। आई मतलब आयोडीन। ये किस में यूज होगा? किस में? चोट वगैरह में। ये यूज होता है ब्रेन ट्यूमर। किस में? ब्रेन ट्यूमर पता करने में। यहां पर क्या लिख दूं? ब्रेन ट्यूमर ही लिख दूं? इंग्लिश में लिख दे रहा हूं यार। ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर, ट्यूमर मतलब कुछ गांठ सी बन जाती है शायद, उसको ट्यूमर बोलते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर या फिर नॉर्मल और भी कोई ट्यूमर का पूछे आपसे तो आप आयोडीन 131 लगा देना। मतलब सारे, पहले तो इनमें से सारे ऑप्शन में नहीं होंगे, कोई एक ही के बारे में पूछेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो कोबाल्ट-60 होगा, कैंसर उपचार, याद रखोगे इसको। आयोडीन 131 अगर आ जाए तो ब्रेन ट्यूमर याद रखना। ब्रेन ट्यूमर में कार्बन आ जाए 14, तो किस किस में है ये? डायबिटीज और एनीमिया। इसके बाद यूरेनियम 235 का तो आपको पता होगा, क्या होता है यूरेनियम 235 का? यूरेनियम 235 कहाँ यूज होता है? यूरेनियम 235 का तो आपको पता होगा, विस्फोटक के रूप में यूज होता है ये। लेकिन विस्फोटक के रूप में कैसे बम बनाए जाते हैं क्या? केवल बॉम्ब भी बनाए जाते हैं क्या? परमाणु बम बन जाता है इससे। तो केवल इसी से इसका वही यूज है क्या बॉम्ब बनाने में ही? नहीं, नाभिकीय रिएक्टर में यूज होता है, जो कि यूज होता है बिजली उत्पाद में। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में यूज होता है। अब सब चीज आपको पता है, नाभिकीय रिएक्टर वगैरह, इतना टेंशन मत लो। विस्फोटक के रूप में यूज होता है, इतना समझो पहले। मतलब इससे परमाणु बम बन जाता है यूरेनियम 235 से। परमाणु बम समझते हो आप? सुना तो होगा कभी ना कभी, बस ठीक है, वो इसी से बनता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है इसका यूज केवल उसी में करें, इसका यूज बिजली बनाने में भी किया जा सकता है, नाभिकीय रिएक्टर में भी किया जाता है। क्या? यूगो? हाँ हाँ, यूरेनियम बोल तो रहा हूं भाई। कोबाल्ट, आयोडीन, कार्बन, कार्बन, सोडियम, यूरेनियम। अब कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो अब आ गए हम किस में? इस पे आ जाओ, सोडियम 235। ये तो वैसे सोडियम का क्या होता है परमाणु भार? 11-23। लेकिन ये इसका क्या है? आइसोटोप है। क्या है? आइसोटोप, मतलब समस्थानिक। समस्थानिक है। जब भी मैंने बताया कि अनवैलेंस होंगे, अनवैलेंस क्या? ये चीज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अनवैलेंस होते हैं तो वो तत्व रेडियो एक्टिव बन जाता है। ध्यान है आपको या नहीं ये वाली बात? तो ये 24 से जब हो गया यहाँ पर, वैसे तो 23 होता है, एक बढ़ गया तो ये रेडियो एक्टिव हो गया। किस चीज़ में इसका यूज़ होता है? ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई चीज़ होगी उसमें यूज़ होता है। तो रक्त संचरण, रक्त संचरण को कंट्रोल करने में इसका यूज होता है। एक रह गया आपका कार्बन, ये कम पूछा जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख दो पीईटी स्कैन। ठीक है, तो ये कोई मतलब जैसे स्कैन नहीं है, सिटी स्कैन वगैरह होता है। हाँ, ये पीईटी स्कैन कुछ होता होगा, जैसे सिटी स्कैन वगैरह होता है, ऐसी कोई स्कैन है, उसमें इसका यूज़ होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेस इंपॉर्टेंट है। बाकी कोबाल्ट, आयोडीन, कार्बन 14, यूरेनियम, ये सब याद कर लो, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखो बच्चों, एक टॉपिक होता है अर्ध आयु। क्या निकालते हैं उससे? अर्ध आयु अगर हमें पता हो किसी पदार्थ की, उससे हम उसकी मात्रा, अर्ध आयु मतलब आधी आयु, कितने टाइम में कोई चीज़ आधी हो जा रही है, तो उससे हम उसकी मात्रा निकाल सकते हैं, कितनी मात्रा बचेगी कितने टाइम के बाद। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बताता हूँ, फिर उसको यूज़ करना सिखाता हूँ, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
ये फॉर्मूला है। अब कह रहे हो कितना खतरनाक सा फॉर्मूला है, कोई खतरनाक वाली बात नहीं है इसमें। यहाँ पर है क्या क्या पहले ये समझो। एन टी क्या है, एन टी है मात्रा, बची हुई मात्रा, ठीक है। एन ओ क्या है, प्रारंभिक मात्रा, ये एक है ये दो है। ये टी क्या है, समय अंतराल, टी क्या है, अर्धायु, टी हाफ, टी 1/2 अर्धायु। बताऊँ क्या क्या दोबारा क्या क्या है। ये तो समय जो दे रखा है, मान लो ये पूछे 10 साल बाद कितना बचेगा, तो 10 साल समय हो गया। ये क्या है, अर्धायु, अर्धायु वो देगा क्वेश्चन में। अर्धायु का मतलब कितने टाइम में वो आधा हो जाता है, अर्धायु का मतलब कितने टाइम में वो आधा हो जाता है। तो और एनो का मतलब प्रारंभिक मात्रा। हाँ और क्या है, और तुम्हें क्या लग रहा है, और ये बची हुई मात्रा। जो मात्रा बची हुई है वो ये प्रारंभ में कितनी थी, अर्धायु, समय अंतराल। फॉर्मूला नोट करो, क्वेश्चन बताता हूं समझ आ जाएगा। हाँ क्या बच्चों 43 क्वेश्चन पढ़ लो आप, पहले में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, 43वां सवाल था, इसमें क्या दे रखा था, कोबाल्ट के बारे में बात चल रही है। इसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार दे रखा है, उससे मतलब नहीं है हमें। क्या दे रखा है इसके बाद, इसकी जो अर्धायु है, अर्धायु मतलब टी हाफ, इसके बारे में बात चल रही है। इसकी अर्धायु कितनी दे रही है, 5.3 वर्ष, ईयर, सही बात है ये, ठीक है। इसके बाद समय कितना दे रखा है, 10 साल, 10 के बाद पूछा क्या, 22.2 के पास पूछ रहा है। टी मतलब ये समय दे रखा है, इतने समय के बाद कितना बचेगा। स्टार्टिंग में मात्रा कितनी है इसकी, N0, अरे क्या बात कर रहे हो इधर, N0 क्या है, 10 mg, 10 मिलीग्राम। स्टार्टिंग में 10 मिलीग्राम था, और इसकी अर्धायु 5.5 साल है, 5.5 5.3 है, मतलब 5.3 सालों में ये आधा हो जाता है। 5.3 में 5 रह जाएगा, समझ रहे हो, 10 है तो 5 रह जाएगा, फिर आगे के 5.3 में 2 रह जाएगा, 2.5। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे भाई। इसकी अर्धायु 5.3 है, इसका क्या तात्पर्य है, 5.3 साल के बाद ये आधा हो जाएगा, 5 रह जाएगा, ठीक है। और फिर आगे फिर 5.3 के बाद 5 से भी आधा 2.5 रह जाएगा हमें, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हम इस तरीके से थोड़े ना सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला, हम जो पूछ रहा है कि इतने साल बाद 21.2 साल बाद कितना रह जाएगा, ये 21.2 साल बाद कितना रह जाएगा, क्योंकि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इससे उत्सर्जन होता रहेगा, धीमे धीमे करके ये कम होता रहेगा, धीमे धीमे करके कम होता रहेगा। फॉर्मूला लगा देंगे, हमें चाहिए एन टी, बची हुई मात्रा, एन ओ कितना दे रखा है, 10 मिलीग्राम, 1/2, समय कितना दे रखा है, ध्यान से देख लेना कहाँ पे क्या चीज़ रख रहा हूँ मैं। समय दे रखा है 21.2, नीचे है टी हाफ, अर्धायु, अर्धायु कितनी दे रखी है, 5.3। सॉल्व कर देंगे इसको हम, कैसे सॉल्व होएगा ये, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, हटा दूं, 53 से कितने बार कटेगा पता है, 4 बार, सीधे सीधे 53 से पूरा पूरा कट रहा है, समझ गए। तो एन टी हमें सॉल्व करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या दे रखा है, 10 लिख लो यहाँ पर। ये कितना है, 1/2 की पावर 4, 1 की घात 4, 1 की घात 4 तो 1 ही होता है, 2 की घात 4 कितना होता है, 16, ठीक है। 10 को उधर ले जाओ कैंची गुणा करके, कितना आएगा, 10/16। सॉल्व कर दोगे इसको आप, 2 से काट लो पहले, 2 5 बार और नीचे 8 बार, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो। 8 से 50 में दोगे कितने बार, 8 × 48, 2 बचेगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर देख लो ऐसे ही कुछ आंसर आ रहा होगा 0.62, ऐसा ऑप्शन है एक, वही वाला सही है, बाकी ऑप्शन ऐसा कोई होगा नहीं, दूर दूर होंगे। 625, ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन सही है, मिलीग्राम। क्या आप समझ पाए इस सवाल को, हाँ। एक सवाल खुद से करके देख लो जो मैं देता हूँ, ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, अर्धायु वाला। हाँ? देखो बहुत ध्यान से बच्चों मेरी बात समझना, ये तो ठीक है, ऐसे सवाल तो आप कर सकते हो, ये तो फॉर्मूला लगा के हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि सवाल बहुत आसान हो और बिना फॉर्मूले की जरूरत ही ना हो, बिना फॉर्मूले के भी आप कर सको। समझ पा रहे हो मेरी बात को, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूँ कोई भी हमारे पास तत्व है,
उसकी अर्ध आयु 50 वर्ष है। कितनी है? 50 वर्ष है। ठीक है, अभी कोई ये तत्व जितना भी हो हमें नहीं पता, इसको 100, हर चीज़ हमेशा 100% होती है। मान लो अभी 100% है पूरा, 50 साल के बाद कितना परसेंट रह जाएगा? ये 50 मत लो, 20 साल ले लो। इसकी अर्धायु 20 साल है। अर्धायु कितनी है? तो 20 साल के बाद कितना परसेंट बचेगा? ये आधा बचेगा भाई। अर्धायु का मतलब आधा हो जाएगा वो। अर्धायु का क्या मतलब है? आधा हो जाएगा। तो 20 साल के बाद वो आधा हो जाएगा। कोई चीज़ आधी मतलब कितने परसेंट होती है? 50%। आधी मतलब 50%। तो 20 साल के बाद ये रह जाएगा 50%। तो एक अर्धायु के बाद, एक अर्ध आयु के बाद 50% रह जाएगा। सही बात है। अब बहुत ध्यान सुनना, अब ये 50% रह गया, एक और अर्धायु मतलब एक और 20 साल बाद, 20 साल तो हो गए, और फिर मतलब एक और 20 मतलब टोटल 40 कह लो चाहो तो। एक और 20 साल के बाद कितना परसेंट रह जाएगा? अब ये 25, 50 का आधा हो जाएगा 25%। क्या समझ में आया आपको? दो अर्धायु के बाद 25% रह जाएगा। ये दो अर्धायु के बाद, पहले एक अर्धायु के बाद आधा होगा, फिर एक और अर्धायु के बाद और एक और आधा हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? एक और 20 साल, 20 साल, एक और 20 साल बाद 25% का आधा 12.5% रह जाएगा। अगले 20 साल बाद 12.5%, मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं 20 20 20 60 साल बाद कितना रह जाएगा ये? सॉरी, 12.5%। 25 का भी आधा हो जाएगा। एक सेकंड, देखो बच्चों, जैसे आपने कभी थोड़ा बहुत सुना हो, कह देते हैं कि कहीं की मिट्टी निकालते हैं, जैसे पत्थर उठाया कहीं से, कह देते हैं भाई 7000 साल पुराना पत्थर है ये। कहते हैं कि नहीं? सुना है कभी? जैसे जो राम सेतु है, कहते हैं कि 7000 साल पुराने पत्थर है, और 7000 साल पहले रामायण काल था, मतलब कि ये उसी काल के पत्थर है। तो पत्थर की उम्र कैसे निकाल ली? पत्थर की उम्र कैसे निकाल ली? वही कार्बन 14 की आयु देखते हैं कि कार्बन 14 कितना पुराना है उस पत्थर के अंदर। उस पत्थर में कार्बन 14 तो होगा, कार्बन हर जगह होता है, उस पत्थर के अंदर भी होगा। तो इस पत्थर के अंदर देखेंगे कार्बन 14 कितना पुराना है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है ये 46वां। कह रहा है जो भूगर्भीय मिट्टी है उसमें जो कार्बन 14 है वो 25% रह गया है। कितना परसेंट रह गया है? 25%। मतलब पहले 100% होता, स्टार्टिंग में रहा होगा, फिर धीमे धीमे घट घट के 25% रह गया है। 25% रहने का क्या मतलब है? वही जो मैंने उधर बताया, जैसे स्टार्टिंग में वो 100% होगा, एक अर्धायु के बाद 50% रह जाएगा। एक अर्धायु मतलब 5800 साल दे रखी है, 5800 साल के बाद 50% रह गया होगा। फिर एक और अर्धायु के बाद, एक और 5800 सालों के बाद कितना रह जाएगा? 25%। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? तो एक और अर्धायु के बाद वो रह जाएगा 25%। इसका मतलब टोटल साल कितने हो गए ये? 5800 11600 सालों के बाद 25% रह जाएगा वो। 25% ही तो क्या रखा है, तो 11600 साल के बाद होगा 25%। इसका मतलब वो मिट्टी कितने साल पुरानी है? 11600 साल पुरानी मिट्टी है। बहुत साल हो गए ये हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए कंसेप्ट को? बाकी ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, फॉर्मूला लगा के दिखा दूं क्या? हैं? सुनो ये हैं, हाँ फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। तो देखो बचा कितना है कार्बन? 25%। ये बची हुई मात्रा होती है 25%। स्टार्टिंग में कितना था प्रारंभिक मात्रा? अब परसेंटेज की बात करें, स्टार्टिंग में हमेशा कोई चीज़ 100% होती है, तो स्टार्टिंग में वो 100% थी, अब रह गई 25%। इधर 1/2 टी का मान हमको पता नहीं है, पता करना है कितने सालों की बात, कितने सालों पुरानी मिट्टी है, और ये टी हाफ दे रखी है 5800 साल। सही बात है, ठीक है। ये कितने बार कटेगा? 4 बार। बोलो हाँ या ना? ठीक है। 1/4 को क्या लिखा जा सकता है? ये 1/4, 1/4 को 1/2 की घात 2 लिखा जा सकता है। 4 क्या होता है? 2 की घात 2 होता है। इधर क्या है? 1/2 की घात कितनी? T/5800। सही बात है। 1/2, 1/2 कंपेयर कर दो, 2 किसके बराबर हो गया? T/5800 के बराबर। सही बात है। 5800 इधर आके गुणा हो जाएगी 2 में, तो कितना आ जाएगा ये? 11600 वर्ष। 11600 वर्ष। आंसर समझ में आ गया? फॉर्मूले से भी समझ में आ गया होगा, वैसे भी समझ में आ गया होगा, वैसे ज़्यादा आसान है। कौन सा 2? ये भी 1/2 की घात 2 है, ये भी 1/2 की घात ये है।
अरे भैया मैं ये कह रहा हूँ, ये भी 1/2 की घात है, ये भी दो सेम चीज़ है, तो बराबर नहीं होंगे ये। पावर पावर दोनों चीज़ें बराबर होंगी। जब नीचे वाला सेम है तो दोनों को बराबर रख दिया इन दोनों को मैंने। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके के क्वेश्चन अब कर लो पाओगे कि नहीं कर पाओगे आप? 47 में रह गया क्या, समझा दिया मैंने? 47 क्या था? 47 भी बिल्कुल इसी के जैसा है। अब तो इसको करके दिखा दो, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा आपको। पढ़ो क्वेश्चन 47वां। तो ध्यान से समझो बच्चों, 47वां उसमें सीधा सीधा सवाल है, कह रहा है 100 FE के बारे में बताया है, 44 दिन इसकी अर्धायु दे रखी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, समझो ध्यान से। FE का एक नमूना है, आपकी तरह है नमूना, बिल्कुल जैसे आप नमूने हो। FE का एक नमूना है जिसकी अर्धायु कितनी है? 44 बरस। कितनी है? 44 बरस। अब वो क्या कह रहा है, 100 mg है आपके पास, कितना है? तो 3 अर्धायुओं के बाद ये कितना हो जाएगा? 3 अर्धायुओं के बाद ये कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है ना? बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है। 3 अर्धायु अगर फॉर्मूले से भी बता दूंगा, नॉर्मल भी बता दे रहा हूँ। नॉर्मल ज़्यादा आसान है। 100 mg है, एक अर्धायु के बाद कितना हो जाएगा? 50। एक और अर्धायु के बाद कितना हो जाएगा? 25। एक और अर्धायु के बाद कितना हो जाएगा? हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या अर्धायु? पहली अर्धायु, दूसरी अर्धायु, तीसरी अर्धायु। 3 अर्धायु के बाद पूछा ना उसने। पहली अर्धायु, दूसरी अर्धायु के बाद इतना, तीसरी अर्धायु के बाद इतना। 2 लिख लो यहाँ पर, दूसरी अर्धायु और ये तीसरी अर्धायु। क्या आप समझ पाए इस सवाल को? आसान है यार, आप लोग कर नहीं पाते हो बस। अगर आप इस फॉर्मूले को लगाते तो फिर आपको ये 44 की जरूरत पड़ती शायद, लेकिन वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। NT तो पता करना है हमको। N0 दे रखा है 100, स्टार्टिंग में कितना है? 100। 1/2। 3 अर्धायु, अर्धायु कितनी है? 44। 3 अर्धायु का मतलब कितना हो गया? 120, 132। एक अर्धायु अगर इतनी है, 3 अर्धायु का समय कितना हो गया? 44 गुणा 3, 132। तो यहाँ 132 रखते आप। 44 से 132 3 बार कट जाता, बात वही पड़ती। तो अब इसको सॉल्व कर लेते। NT/100, 3 पावर करनी है, 1/8। 100 उधर जाता, 100/8, 100 ऊपर जाएगा ना। NT बराबर 100/8 कितना हो जाएगा? ये 12.5 आ जाएगा। आसान था ऐसे। हाँ, 59 उसका परमाणु भार दे रखा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लिख रखा होगा 59 है। Fe59, अब वो उसका परमाणु भार दे रखा है, उससे क्या लेना देना आपको? कोई मतलब नहीं है। इससे परमाणु भार से आपको कोई लेना देना नहीं है अर्धायु के सवाल में। नाम है, ये तो नाम है Fe59। ठीक है, जिस नाम में परमाणु भार भी आ रहा है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए इन सवालों को आप? कोई दिक्कत परेशानी समस्या अब नहीं होनी चाहिए। कौन से वाले क्वेश्चन में? रेडियो एक्टिव वाले क्वेश्चन में। तो अभी हमने क्या क्या सीखा इसमें? रेडियो, इधर सुन लो। रेडियो एक्टिव में सबसे पहले अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, तो क्या होता है? कुछ रेडियो एक्टिव जिनके इस्तेमाल कहाँ पर क्या होता है पूछा जा सकता है। और तीसरा मैंने ये क्या बताया, अर्धायु वाला कंसेप्ट। एक क्वेश्चन और रह गया जो आप पूछ रहे हो, ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, वो और बता देता हूँ मैं। अब देखो बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। एक ये सवाल दे रखा है 35 Br 79, 35 Br 81। मतलब ये ब्रोमीन के 2 समस्थानिक हैं। क्या हैं? इनके क्रमांक सेम है, भार अलग अलग हैं। समस्थानिक है ब्रोमीन के 2। ये कितना? 49.7% है ये वाला, और ये वाला कितना है? 50.3%। जैसे मैंने क्लोरीन का बताया था, क्लोरीन के 2 होते हैं, कौन कौन से? 17, 35 और 17, 37। और ये 3:1 में होता है। किसमें? 3:1 में होता है ये। तो मैंने क्या कहता, 3 की गुणा 35 में कर लो, 1 की गुणा इसमें कर लो, और डिवाइड में 4 अनुपात कर दो। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। ये 49 है, ये 50 लगभग 50% लगभग आधे आधे हैं इसमें, तो लगभग दोनों आधे आधे हैं। तो अब 50% मान लो, इसको भी 50%, इसको भी 50%। समझ रहे हो ना?
अनुपात निकालोगे तो 1:1 आएगा, जब दोनों समान है तो अनुपात 1:1 आता है। ये बात पता है आपको? ठीक है। अगर दोनों बराबर मात्रा में हैं तो अगर इसका 79 है और इसका 81 है तो इनका कितना लेंगे हम? जैसे वहां पर तो 35 था, इसका 37 था, तो बीच में 35.5 लिया था। ठीक है, इसका क्या लेंगे? समझ में आ रही है बात या नहीं? हाँ, कैसे देखेंगे? 1 है ना, 1 की गुणा 79 में कर दो, 1 गुणा 79 प्लस जैसे यहाँ किया था, इस 1 की गुणा 81 में कर दो, 81 गुणा 1 बटे में 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया? 160। ये 2 कहाँ से आया? 1 और 1 2, जैसे 3 और 1 नीचे 4 लिखा था यहाँ पर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 1 और 1 2, एक इसके अनुपात की इसमें गुणा कर दी, इसके अनुपात की इसमें गुणा कर दी, नीचे 2 आ गया, 80 आ गया। और वैसे भी जब दोनों बराबर मात्रा में है ना तो बीच वाला ले लेंगे। 79 और 81 के बीच में 80 आता है। यहाँ पर तो क्योंकि 3:1 में थे, ये वाला ज़्यादा था, ये वाला कम था, इसलिए हमें 35.5 हमारा आंसर आया, इसके नज़दीक आया। लगभग 49.7 है, 50.3 है, लगभग 50% ही है। हाँ, अप्रोक्स में 50 ही मान सकते हो कि आधे आधे होते हैं दोनों, 50%। समझ में आया आपके? तो ऐसे कर सकते थे, पूरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है इतनी लंबी चौड़ी। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इस तरीके से ये वाले सवाल किया सकते। और मुझे 33वां और देख लो लास्ट, ये समझा दे रहा हूँ मैं आपको, दिक्कत आ रही है। क्या दे रखा है? ए दे रखा है, इसका क्रमांक दोनों का ए का 2 जगह है, 16 है। वैसे ऑक्सीजन हो गया ये, ए क्या हो गया? क्योंकि 8 किसका होता है? 8 किसका होता है? ये ऑक्सीजन। ए नहीं है, ऑक्सीजन है, लेकिन उसने ए दे रखा है। वो कह रहा है कि इसका जो परिणामी जो लिया गया है वो 16.2 लिया गया है, 16.2। इसका 16 है, इसका 18 है, तो इसके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा, 16.2 लिया है। तो इसमें पूछ रहा है इस वाले का और इस वाले का कितना परसेंटेज है, इसका कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है वो। समझ पा रहे मेरी बात को? अनुपात कह सकते हो कि इसका और इसका अनुपात पूछ रहा है, अनुपात से परसेंटेज तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा ये मतलब फाइनल आंसर दे रखा, फाइनल आंसर। इसकी एक ट्रिक है, वो बता दूं? हाँ, जब भी ये आंसर पे, ये एक्चुअली आंसर पहले दे रखा, अनुपात पता नहीं है, आंसर पहले ही दे दे। अनुपात पता करने हो तो कैसे करते हैं? 16 और 18 है, ये 16 यहाँ लिखो, 18 यहाँ लिखो, जो रिजल्ट है हमारा उसको बीच में लिखो। अंतर देखो यहाँ कितने का अंतर है? 0.2 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? 1.8 का अंतर है इन दोनों में। अनुपात निकाल, अरे यार इसमें से इसको घटा लो, कैसे क्या? अनुपात जब इन दोनों का निकालोगे, 1.8 और 0.2 का अनुपात निकालोगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 से 9 बार, ये 1 बार, तो 9:1 आ जाएगा ये। बस खेल खत्म हो गया, दोनों का अनुपात आ गया। किन दोनों का? इसका और इसका अनुपात आ गया 9:1। परसेंटेज किसकी निकालनी है? मान लो इसकी निकालनी है, ये 9 है, ये 1 है, टोटल 10 हो गए क्या नहीं? इसकी अगर परसेंटेज निकालनी होगी तो 9/10 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 90%। 9 से कहाँ से आए ये? अरे सुनो ध्यान से, ये 1:8, ये 0.2 है, मैंने काट लिए ना, 9 आया, 9/1, तो ये 9 हो गया, ये 1 हो गया। अब 9 अनुपात का परसेंटेज कितना होता है? 9 ऊपर लिखोगे, टोटल 9 और 1 10 नीचे लिखोगे, परसेंटेज 90%। 1 का परसेंटेज 1 को ऊपर रखोगे, टोटल कितना है 10 नीचे रखोगे, गुणा 100, परसेंटेज निकालने के, 0 से 0 कैंसिल, 10% आ गया। तो ये 90% है और ये 10% है। क्या समझ पाए आप कंसेप्ट को? हाँ, ये वाला तरीका इस एलिगेशन मेथड कहते हैं। ये वाला तरीका सीख लोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, नहीं तो कैलकुलेशन टफ पड़ेगी इसकी थोड़ी। देख लो, अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम ये वाला टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं, कुछ और देखते हैं। ये नहीं समझ में आया? ये परसेंटेज कैसे निकलती है? टोटल 9 और 1 10। हाँ,
परसेंटेज ऐसी निकलती है, जिस चीज़ की निकाल ले वो ऊपर और टोटल नीचे, टोटल दोनों मिला के ही तो होंगे, 9 और 1 10, तो वो नीचे रखते हैं, गुणा 100। इसकी परसेंटेज निकालो, 1 ऊपर रखा, टोटल 10 नीचे रखा। और वैसे अगर 90% अगर ये आ गया तो दूसरा 10% होगा यार, 100% होता है टोटल। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये वाला सवाल भी आप? हाँ समझ गए? यार पॉइंट 18 में से 16.2 माइनस करना है, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, इधर 1 लोगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो कौन है? यहाँ 7 रह जाएगा, 7 में से 6 गया तो 1, ये तो 0 हो गया, 1.8 आ गया। माइनस करना नहीं आता यार, कैसी बात कर रहे हो? समझ गए नहीं समझ गए यहाँ तक? तो देखो ये क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, कुछ नया टॉपिक देखते हैं फिर। और ये मतलब 2 चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं, 3rd चैप्टर 4th चैप्टर। कोई डाउट शायद अब नहीं बचा, सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। कुछ टॉपिक मैंने अपने से कराए थे, कुछ टॉपिक जो एक्स्ट्रा जैसे कि आज जो कराए ये नहीं थे, एनसीईआरटी में नहीं थे बेसिकली, तो इसलिए ये अलग से बता दिए। पहले सुन तो लो, तो ये टॉपिक इसमें एनसीईआरटी में नहीं थे, तो जो मैंने अलग से बता दिए क्वेश्चन के हिसाब से बता दिए ये टॉपिक। ठीक है, तो आपका पूरा कवर हो चुका है अब। ठीक है, अभी धीमे धीमे जितना मैं कराता हूँ उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, बेस बनाते जाओ, फिर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद जब बेस तैयार हो जाएगा तो हमारी पूरी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक है, जितना काम इसमें, जैसे बुक ये वाली है तो पहले एटलीस्ट इस वाली बुक को ख़त्म करो, फिर दूसरी बुक पर जाएंगे हम। ठीक है, हाँ अरे यार